हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंजेलिना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 में हम लोग आज पढ़ेंगे पालमपुर गांव की कहानी। इसका एक सटीक नोट्स बनवाया है हमने। ये 2-3 पार्ट में हम लोग इसे कवर करेंगे क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, ये इकोनॉमिक्स का है चैप्टर। ठीक है, पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा मोटा मोटा परिचय लेते हैं पालमपुर गांव की। पालमपुर गांव में कृषि ही प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है, मतलब वहाँ पे सभी लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। 1-2 आदमी होगा जो नौकरी कर रहा होगा, चाहे तो बिजनेस कर रहा होगा। ठीक है, उसी टाइप से गांव में 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ है कि वो लोग दूसरे के यहाँ खेती करता है, साझा खेती करता है। ठीक है, बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ से कम का क्षेत्रफल की भूमि है। और जो बच गया अभी कितना, यहाँ से 60 परिवार के पास अभी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ होता है। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। ठीक है, तो आप लोग क्षेत्रफल समझ जाइए। आगे है, गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है। इनके घर गांव के एक कोने में छोटे घर होते हैं जो कि मिट्टी और फूस के होते हैं। फूस मतलब पवार या नार, धान का जो बिचाली होता है उसका होता है। ठीक है, आगे है, गांव में ज़्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। यानी कि ज़्यादातर जो भूमि है वो उच्च जाति के लोगों के पास है और वो 80 परिवार हैं। उच्च जाति के मकान ईंट और सीमेंट के बने होते हैं, जबकि आपका अनुसूचित जो दलित जनजाति है उसका मकान मिट्टी का और फूस का बना होता है। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय, एक स्वास्थ्य केंद्र मतलब एक जहाँ पे चिकित्सा ये कार्य होता है, डॉक्टर का प्राथमिक उपचार समझिए ना, प्राथमिक केंद्र उपचार केंद्र है वो है एक स्वास्थ्य केंद्र, और एक निजी अस्पताल मतलब एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। ये है मोटा मोटा पालमपुर गांव की चित्रण कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे उत्पादन की गतिविधियों के बारे में अगर जानना चाहें तो देखिए, गांव में क्या है, तो गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में सिंचाई होती है और 60% भाग में सिंचाई नहीं होती है। अधिक उपज पैदा करने वाले बीज जैसे HYV मतलब हाइब्रिड बीज की सहायता से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम हो गई। मतलब पहले 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में 1300 किलो होता था, यानी कि 13 क्विंटल अभी होने लगा है 32 क्विंटल। वो HYV का बीज लगाता है, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। खेती के अलावा भी वहाँ पे कार्य होता है, जो 1/4 लोग मतलब 100 में से 25 लोग वो सब काम भी करते हैं। ठीक है, जैसे डेयरी भी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, लघु स्तरीय निर्माण करते हैं, उद्योग भी चलाते हैं और परिवहन मतलब गाड़ी घोड़ा चलाते हैं। गांव में आप लोग देखते होंगे किसी के यहाँ ट्रैक्टर है, कोई पिकअप गाड़ी ले लिया है, कोई बस गाड़ी ले लिया है तो चलवा रहा है, तो परिवहन का भी कार्य करता है। कितने, तो 25% में ये सब लोग आते हैं जो छोटे छोटे बिजनेस उद्योग भी चलाते हैं। साबुन का उद्योग बना दिया, चाहे कोई उद्योग बना दिया, इस टाइप से क्या करते हैं वो लोग अपनी गतिविधियां चलाते हैं। अभी है गैर कृषि क्रियाएं क्या होती है, आइए समझते हैं। ठीक है, हाँ, गैर कृषि क्रियाएं। अब तो मोटा मोटा आप लोगों को पता चल गया है कि बिजनेस करता है, गाड़ी घोड़ा परिवहन चलाता है। तो अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर क्रियाएं कहा गया है, यानी कि गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। लघु विनिर्माण मतलब छोटे छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं उसे कहा जाता है।
अब यहाँ पे उत्पादन में क्या क्या होता है वो समझिए। तो उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजन ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन मतलब क्या होता है? जिनकी आवश्यकता है वो चीज़ें उत्पादित करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन यानी कि तैयार माल में इनपुट, आउटपुट जो होता है, प्रोडक्शन या आउटपुट कहते हैं, जिसे तैयार माल भी कहते हैं, उसमें इनपुट मतलब कच्चे माल को बदलने यानी कि परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उसे ही कहते हैं उत्पादन। ठीक है, हाँ, यानी कि उत्पादन क्या है? तो कच्चा माल लिया और कोई नया चीज़ बनाकर देना उत्पादन होता है। ठीक है, अगर आप लोग मोटा मोटा दिमाग से सोचें तो क्या हो सकता है? ठीक है, बेसन लिया, आलू लिया और उसको घोल घाल के तेल में ऐसे उबाला और बना दिया पकौड़ा। ठीक है, हाँ, प्याज लिया, उसे काटा और बना दिया पकौड़ा। मैदा लाया, आलू लाया और तेल में तला और बना दिया समोसा। तो वो सारी चीज़ें हैं उत्पादन। ठीक है, रॉ मटेरियल। जैसे गन्ना लिया और उसे बना दिया चीनी। ठीक है, आलू लिया, उसे बना दिया चिप्स। ठीक है, टमाटर लिया, उसे बना दिया सॉस। तो ये सारी चीज़ों को उत्पादन कहते हैं। ठीक है, हाँ, उत्पादन का अर्थ है माल और सेवाओं का निर्माण करना। ठीक है, यह मानव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। उत्पादन क्या है? उत्पादन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। आप लोग नोट कर लीजिए, पूछेगा अगर एग्जाम में उत्पादन क्या है तो उत्पादन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। चलते हैं, उत्पादन हेतु आवश्यक चीज़ें क्या क्या है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। उत्पादन हेतु आवश्यक चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। कौन कौन? तो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन, खनिज, ये हो गया भूमि से रिलेटेड। श्रम में है काम करने वाले लोग, 2 चीज़ हो गया। तीसरा भौतिक पूंजी चाहिए। ठीक है, हाँ, भौतिक पूंजी में अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। ठीक है, ये सब है। अस्थाई पूंजी में आपका आ गया औजार, मशीन और भवन का आवश्यकता पड़ता है। वहीं पे कार्यशील पूंजी में कच्चा माल, नकद पूंजी, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें उपयोग में आती है। वहीं पे ज्ञान एवं उद्यम मानव पूंजी है। ठीक है, ज्ञान एवं उद्यम मानव पूंजी है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन, खनिज की भी आवश्यकता होती। कोई भी ऐसा फैक्ट्री है जहाँ पे जल की आवश्यकता नहीं होती? तो हर जगह जल लगता है। तो वही सारी चीज़ें हो गया क्या? तो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, और दूसरी आवश्यक चीज़ है वो है श्रम। क्या है? दूसरी आवश्यक जो चीज़ें हैं उसे कहा जाता है श्रम। अर्थात जो लोग काम करेंगे, कुछ उत्पादन क्रियाओं में शिक्षित कर्मियों की भी आवश्यकता होती है और किसी में अशिक्षित से भी काम चल जाता है। तीसरी आवश्यक चीज़ें हैं भौतिक पूंजी। उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम आने वाली आगतें, जैसे इमारतें, मशीन, औजार आदि, ये क्या है? तो भौतिक पूंजी है। इनमें अस्थाई और कार्यशील पूंजी दोनों शामिल है। चौथा है और ये औजार, मशीन और भवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो औजार, मशीन में अत्यंत साधारण और औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि भी आते हैं। कृषि चीज़ों में भी ये सब अब लगने लगा है, क्योंकि आप लोग जब खेती करेंगे, अगर दवा का छिड़काव करना हो तो मशीन मिलता है जो मोटर से चलता है। ठीक है, या फिर ड्रोन से भी आजकल छिड़काव करते हैं बड़े बड़े खेतों में। तो वो सारी चीज़ें क्या हो गया? तो वो पूंजी हो गया। ठीक है, हाँ, वो कौन सी पूंजी हो गया? तो अस्थाई पूंजी हो गया। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। कच्चा माल और नगद मुद्रा। और चौथा जो है, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो चौथा पार्ट ये हो गया कच्चा माल। ठीक है, चलिए
इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, अगर बुनकर कोई प्रोडक्शन निकाल रहा है तो उसको धागा चाहिए। कुम्हार अगर कुछ बना रहा है तो उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कि कच्चा माल, नगद पैसों को कार्यशील पूंजी भी कहते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें अब पूंजी में ही आ गया। कच्चा माल या नगद मुद्रा, ये सब पूंजी में है। अभी चलते हैं आगे। एक चौथी आवश्यकता भी होती है जिसे मानव पूंजी कहते हैं। चौथी आवश्यकता क्या होती है? मानव पूंजी। मानव पूंजी का क्या अर्थ हो गया? मानव, और क्या हो गया? अगर मानव ही नहीं रहेगा तो वो क्या हो गया? तो मानव पूंजी उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता है। ठीक है, मानव पूंजी किसे कहते हैं? तो एक आदमी जो जिसके पास नॉलेज है, जो काम करने जानता है, उसे ही कहते हैं मानव पूंजी। मतलब मैं एक आदमी हूँ और अगर मेरा कोई मालिक है तो वो मालिक के लिए मैं मानव पूंजी हूँ। ठीक है, तो मानव पूंजी भी मानव ही होता है, यानी कि जिसे मानव पूंजी कहते हैं। अब है बाजार। उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपयोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार भी एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो अभी 4 चीज़ हमने देखा। ठीक है, पहला, सबसे पहला क्या? तो प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, हाँ, आइए दिखाते हैं। हाँ, और थोड़ा सा देख लेंगे। पहला हो गया 1 नंबर, इसे नंबरिंग कर देना चाहिए था लेकिन नहीं किया है। 1 नंबर में हो गया आपका ये भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। दूसरा हो गया श्रम और तीसरा हो गया पूंजी। ठीक है, हाँ, तीसरा नंबर में चीज़ें क्या है? तो पूंजी है। और चौथा की अगर बात करें तो वो क्या हो गया? बाजार। क्या हो गया? बाजार। ठीक है, अब इसी पूंजी के अंतर्गत भौतिक पूंजी आता है, स्थायी पूंजी आता है, कार्यशील पूंजी आता है। यानी कि इस भौतिक पूंजी के अंतर्गत क्या क्या आ गया? स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी और एक आता है मानव पूंजी। क्या होता है? मानव पूंजी। यानी कि जो आदमी कुछ करने के लिए सीखा है तो उसे भी कहते हैं एक पूंजी ही, और वो है मानव पूंजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लगता है उत्पादन के लिए आवश्यक। ठीक है, हाँ, अब है उत्पादन के कुछ कारक। उत्पादन के कारक मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, जैसे भूमि नहीं रहेगा तो खेती का उत्पादन कहाँ पर होगा? ठीक है, तो यह किसी भी व्यावसायिक भूमि के लिए शीर्ष स्थान रखता है। यानी कि भूमि जो है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। कैसे? अगर आप फैक्ट्री ही बनाते हैं तो ज़मीन नहीं रहेगा तो कहाँ बनाएंगे? हवा में। फैक्ट्री तो हवा में नहीं लगेगी, वो तो ज़मीन में ही लगेगा। तो कोई भी चीज़, कोई भी उत्पादन अगर करना हो तो सबसे पहला कारक है वो है भूमि। क्या है? पहला कारक क्या है? तो आपका भूमि हो जाएगा। बोलता है कि जब यह महत्वपूर्ण होता है फैक्टर का उत्पादन। भूमि का एक व्यापक वर्गीकरण है क्योंकि यह विभिन्न भूमिकाओं को निबंधित कर सकता है। किसी भी विशेष भूमि पर उपलब्ध कृषि से लेकर वाणिज्यिक संसाधनों तक सब कुछ वास्तव में उच्च के लिए जिम्मेदार है। आर्थिक मूल्य हालांकि आज समय काफ़ी बदल गया है और एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का महत्व काफ़ी हद तक कम हो गया है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र इस श्रेणी के अंतर्गत आता है क्योंकि इसका भूमि के एक टुकड़े पर कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन अन्य क्षेत्र के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यानी कि अगर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हर जगह ये चीज़ें नहीं कह सकते हैं। किसान यानी कि कृषि और प्रौद्योगिकी दोनों के लिए भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, वो प्रभावित करते हैं उन सारी चीज़ों को जिससे उत्पादन बढ़ या घट सकता है। उत्पादन को बढ़ाने और घटाने का दूसरा कारक है
पूंजी या धन, ठीक है। हाँ, यानी कि आपके पास जितनी पूंजी रहेगी उतना ज़्यादा उत्पादन होता जाएगा, ठीक है। कैसे होता जाएगा समझिए, बात को समझिए। अगर आपके पास पूंजी कम है, अगर आप 4 केजी आलू लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और उससे अगर 100 समोसा बनता है, तो अगर आपके पास 4 ही का पूंजी है तो 100 समोसा बना के हर समोसे पे 1 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया का बेनिफिट होगा, ठीक है। वहीं पे अगर पूंजी आपका 10 केजी का है या फिर 40 केजी का है, कितना, 40 केजी, अगर 40 केजी आलू खरीदने की पूंजी है आपके पास तो आप 1000 समोसा बनाएंगे। अगर 1 रुपया कमाते हैं हर एक समोसे में तो 1000 रुपया कमाएंगे। तो उत्पादन के लिए, ठीक है, हाँ, या फिर किसी बिजनेस के लिए पूंजी या धन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। और वो प्रभावित कर सकता है उसके उत्पादन को, क्योंकि जितना पूंजी रहेगा उतना हम लोग रॉ मटेरियल खरीदेंगे और उतना ज़्यादा उत्पादन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कहता है पूंजी या धन आर्थिक दृष्टिकोण से अलग करते समय पूंजी की तुलना आमतौर पर पैसे से की जाती है, लेकिन एकमात्र इकाई के रूप में धन को वास्तव में उत्पादन का प्राथमिक कारक नहीं माना जा सकता। पैसा विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं को चैनलाइज करने में मदद करता है, जो बदले में आपको अपना व्यावसायिक साम्राज्य बनाने में मदद कर सकते हैं। उत्पादन के कारक में 2 मुख्य प्रकार की पूंजी शामिल होती है। निजी पूंजी में वे सभी चीज़ें या सामान शामिल है जो किसी के लाभ के लिए खरीदे गए हों, जबकि सार्वजनिक पूंजी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया निवेश है, ठीक है। हाँ, तो 2 है, एक तो निजी पूंजी है और दूसरा सार्वजनिक पूंजी है। एक तो निजी पूंजी वे सभी चीज़ें या सामान है शामिल है जो किसी के लाभ के लिए खरीदे गए हों, किसी के लाभ के लिए, ठीक है, तो वो हो गया निजी पूंजी। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं खुद के लिए तो वो निजी पूंजी हो गया। वहीं पे अगर कुछ बहुत ज़्यादा क्षेत्र में लोगों को आवश्यकता है तो वो सार्वजनिक पूंजी हो जाता है, ठीक है। तीसरा कारक है उद्यमिता। उद्यमिता मतलब होता है काम करने की जो क्षमता होती है, काम करने की क्षमता को कहते हैं उद्यमिता, ठीक है। उद्यम मतलब काम होता है, काम करने का गुण कह सकते हैं। तो उद्यमिता संपूर्ण रूप से उद्यमिता को उत्पादन के एक अन्य कारक के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जब हम शब्दों के गहरे अर्थ में उतरते हैं तो कोई आसानी से कह सकता है कि उद्यमिता वह है जो उत्पादन के सभी कारकों को एक साथ जोड़ती है। यानी कि अभी हमने क्या क्या देखा, तो पूंजी देखा, ज़मीन देखा, तो अगर ये सभी कारक हैं, अगर ज़मीन रहेगा, पूंजी रहेगा, लेकिन उसको काम करने वाला आदमी नहीं रहेगा, उद्यमिता नहीं रहेगा उसमें, तो फिर वो सब बेकार हो जाएगा। ज़मीनों परती पड़ल रहेगा, पैसा भी बैंक में ऐसे ही आराम से रहेगा। लेकिन जब उद्यमिता आ जाता है लोगों में तो वो एक बिजनेस का रूप धारण कर लेता है। आगे है श्रम। श्रम और उद्यमिता एक ही चीज़ है, ठीक है, हाँ, लेकिन उद्यमिता और श्रम में अंतर क्या है, तो श्रम अंतिम लेकिन कम से कम सूची में प्रवेश करने वाला लेबर है। उत्पादन श्रम के कारक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी कंपनी या उत्पादन को सुर्खियों में लाने के लिए दिया गया मानवीय प्रयास है श्रम, ठीक है। श्रमिक विभिन्न संदर्भों में समग्र रूप से भिन्न हो सकते हैं। वे आपके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के कौशल का उल्लेख करता है। श्रम क्या है, तो वो उसके अंदर कितनी स्किल है, कितनी कौशल है, ठीक है। और उद्यम है जो भी काम जो भी करते हैं वो सारा उद्यम के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब है ज़मीन मापने की इकाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। यानी कि 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। तो 1 हेक्टेयर मतलब होता है 1000 स्क्वायर मीटर, ठीक है।
पालमपुर गांव की कृषि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को थोड़ा बोरिंग फील होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर का जो चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जितने वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।